इस वीडियो में हम रीट्स और इनविट्स के फ़र्क के बारे में बात करेंगे। तो पहला तो हम ये बता दें कि किसी भी इन्वेस्टर को सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पर आधार पर एक रीट्स या इनविट्स में से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में से चूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके और पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए। इसी लक्ष्य से हमने ये वीडियो बनाया है। रीट्स और इनविट्स के फ़र्क के लिए हम 4 बिंदुओं पे आज बात करेंगे। पहला, लेजिस्लेशन, मतलब कि इंडिया का जो कानून है रीट्स और इनविट्स के बारे में वो क्या है। दूसरा, इन्वेस्टिंग नॉलेज, मतलब कि जो निवेशक है उसको किस तरह का समझ रखनी चाहिए इनविट्स और रीट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तीसरा, एसेट बिहेवियर, मतलब कि जो रीट्स और इनविट्स के पास जो सामान है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे रियल एस्टेट हो, तो उसका जो है बिहेवियर कैसा है। चौथा, जो रीट्स और इनविट्स कमाते हैं वो किस तरह से कमाते हैं और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनका जो है एक तरह से कमाने का तरीका क्या है। तो इसको आगे बढ़ने से पहले आप कृपया करके पॉज करना चाहें तो आगे 2 स्लाइड्स पर पॉज करके देख सकते हैं कि रीट्स क्या है और इनविट्स क्या है, एक याददाश्त के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लेजिस्लेशन, मतलब कि जो इंडिया का कानून है रीट्स और इनविट्स के बारे में, वो थोड़ा सा फ़र्क है। अगर हम बाहर के देशों की बात करें तो रीट्स के अंदर सभी तरह के रियल्टी एसेट्स, मतलब कि ज़मीन और बिल्डिंग जिसमें भी हो या फिर कुछ और बना हुआ हो, वो सभी कुछ आ जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें एक जैसे अगर हम पावर ट्रांसमिशन की बात करें तो एक रास्ता है और ऊपर उस पर एक टावर बना हुआ है, तो एक दोनों ही चीज़ें हो गई कि आपका लैंड भी हो गया और ऊपर कुछ बना हुआ भी हो गया। और यही चीज़ आगे एक स्लाइड में दिख रहा है कि किस अलग अलग तरीके के जो है रीट्स हैं। और अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि एक और नीचे टेबल बना हुआ है जिसमें कोर एनर्जी करके रीट लिखा हुआ है। तो अगर देखें, कोर एनर्जी जो है वो एनर्जी सेक्टर में है, लेकिन वो रीट्स में ही लिस्टेड है। ये यूएस की बात हो रही है। लेकिन अगर हम अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, इंडिया में देखें तो ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं। तो कमर्शियल रियल एस्टेट उसको रीट्स में डाला गया है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं, मतलब कि जिसमें रोड्स, ट्रांसमिशन एसेट्स या सेल टावर्स कुछ भी हो सकता है, वो इनविट्स में डाला गया है। और इसी तरह से इन दोनों की कानून अलग अलग हैं। और सेबी रीट रेगुलेशन आता है 2014 का, जो कि कमर्शियल रियल एस्टेट में है लागू है, और सेबी इनविट रेगुलेशन जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में लागू है। अब आगे हम बात करें कि लेजिस्लेशन में फ़र्क होने के रीज़न क्या है। जब ये शुरू हुए थे तो उस टाइम दोनों लेजिस्लेशंस काफ़ी एक जैसे थे, दोनों कानून एक जैसे थे और थोड़े बहुत फ़र्क थे, बट ओवर टाइम थोड़े से फ़र्क ज़्यादा होते गए हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि इसमें लोन लेने का जो लिमिट है, दोनों में इनविट्स और रीट के गाइडलाइंस में फ़र्क है। अब अगर आप इस अगली स्लाइड को देखते हैं तो रीट में 49% से ज़्यादा लोन नहीं लिया जा सकता, जबकि इनविट में 70% है। अब इसका रिटर्न पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो ये है कि रीट्स में कम ब्याज पे पैसा लेने के वजह से रिस्क कम है, लेकिन रिटर्न भी फ़र्क आ सकता है। इनविट्स में थोड़ा ब्याज पे पैसा लेकर अगर आपके फेवरेबल कंडीशंस है मार्केट में, तो इनविट में कमाई का ज़्यादा स्कोप हो सकता है, क्योंकि उसके जो है बोरोइंग, मतलब जो उसको ब्याज पे पैसा लेता है वो ज़्यादा ले सकता है, 70% तक। अब दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं इन्वेस्टिंग नॉलेज का। इन्वेस्टिंग नॉलेज मतलब कि जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर है, उसको किस तरह का माइंडसेट चाहिए या किस तरह का उसको नॉलेज चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। वैसे तो दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो कि रिटर्न गिविंग एसेट्स में लगाते हैं, लेकिन अगर हम इन्वेस्टिंग नॉलेज की बात करें तो एक
स्नैपशॉट यहाँ पे दिया गया है जो कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का एक्सट्रैक्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है। और उस केस में दो तरीके के एसेट्स दिखाए गए हैं, कोर एसेट्स और नॉन कोर एसेट्स। तो अगर हम इनविट्स की बात करें तो उसमें जो फोकस होता है वो कोर एसेट्स में है, और कोर एसेट्स में कई तरह के एसेट्स आ सकते हैं, जैसे कि रेलवेज, पावर, वेयरहाउस और पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स इत्यादि। लेकिन नॉन कोर एसेट्स मेनली वो होते हैं जो कि लैंड और बिल्डिंग दोनों को कहलाते हैं। तो अगर हम देखें रीट्स को, तो रीट्स में ऑफिस स्पेसेस, शॉपिंग मॉल, या फिर कल को आने वाले टाइम पे रेजिडेंशियल रीट्स वगैरह हो सकते हैं, जो कि नॉन कोर एसेट्स कहलाते हैं, जिसमें लैंड और बिल्डिंग दोनों शामिल हैं। तो अगर हम इन्वेस्टिंग नॉलेज की बात करें इन्वेस्टर के लिए, तो उसको रीट्स के माध्यम से वो डायरेक्टली लैंड और बिल्डिंग में पैसा लगाता है, जबकि इनविट्स में एक इंडस्ट्री का जो रूप है वो भी साथ में शामिल होने का ज़्यादा संभावना रहती है। तीसरा हमारा पॉइंट है एसेट बिहेवियर, मतलब जो उस रीट या इनविट के पास जिस तरह का एसेट्स हैं उनका बिहेवियर क्या है, क्या वो उनके पास रहते हैं, कल को उनसे अलग हो जाते हैं एसेट्स, उनको किसी को वापस देना पड़ता है इत्यादि। तो अगर हम रीट्स की बात करें तो रीट्स के पास हमेशा ज़्यादातर ऐसे ही एसेट्स रहते हैं जो उनके पास ही रहेंगे जब तक कि रीट खुद उनको ना बेचे। लेकिन इनविट्स में ये इस पे बात पर निर्भर करता है कि उनका जो है कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का है, क्या कुछ ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट है कि कुछ पीरियड के बाद वो एसेट जो है वापस जो गवर्नमेंट एजेंसी है या कोई और एजेंसी है उनको वापस चला जाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल है आईआरबी इनविट, जिनका एक थाने का बीओटी प्रोजेक्ट था, जो कि पिछले साल 2021 में वो गवर्नमेंट को वापस चला गया। तो उसकी वजह से अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में एक अंडरलाइन भी है कि उनका रेवेन्यू उस वजह से कम हुआ थोड़ा। तो रेवेन्यू पे प्रभाव इस तरह से एसेट होने या ना होने का पड़ सकता है। चौथा पॉइंट है हमारा अर्निंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि उसकी जो रीट या इनविट का जो कमाई है उसका तरीका किस तरह का है। इसको और आगे हम बात करते हैं। तो अगर हम देखें रीट्स में एक स्टेडी रिटर्न्स, मतलब कि एक नियमित रूप से रिटर्न्स और थोड़े बढ़ते हुए रिटर्न्स होते हैं। लेकिन इनविट्स में हालांकि कोशिश यही रहती है कि इस तरह के ही रिटर्न्स हों, बढ़ते हुए और स्टेबल रिटर्न हो, लेकिन इस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का है। अगर आप रीट की बात करें तो अधिकतर रीट्स में लीज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि रेंटल जनरेट करते हैं। इनविट्स में एक रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टेड भी हो सकता है और नॉन कॉन्ट्रैक्टेड भी हो सकता है। जैसा कि एग्जांपल हम देते हैं, अब पहले रीट्स का एग्जांपल ले लें तो रीट्स में एक यह एग्जांपल है जिसमें 9 साल की लीज बताई गई है एक कमर्शियल एसेट की। ये नॉर्मल कमर्शियल एसेट की लीज आपको दिखाई गई है, और क्योंकि रीट्स के पास ज़्यादातर कमर्शियल एसेट्स होते हैं तो इसमें जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है 9 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें हर 3 साल पे 15% रेंटल बढ़ेगा। अब दूसरी ओर हम 2 एग्जांपल लेते हैं इनविट्स के। पहला इंटीग्रेटेड इनविट, जहाँ पे सरकार, सेंट्रल सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और उनको रेवेन्यू, एक कॉन्ट्रैक्टेड रेवेन्यू मिलता है। अब दूसरी ओर हम ले लें आईआरबी इनविट। आईआरबी इनविट में अगर हम देखें तो इस बात पे निर्भर करता है उनका रेवेन्यू कि टोल कलेक्शन क्या है। तो टोल कलेक्शन के माध्यम से उन पे रेवेन्यू आता है और ये घटता बढ़ता रह सकता है, तो एक कॉन्ट्रैक्टेड रेवेन्यू नहीं है। तो अगर हम एक समरी दें सारी पूरे आज के वीडियो की, तो पहला जो है वो लेजिस्लेशन, मतलब कि कानून, जो कि रीट्स और इनविट्स का अलग अलग है, जो कि उनका रिस्क रिटर्न चेंज कर सकता है, जैसा कि हमने एग्जांपल दिया कि वो कितना ब्याज ले सकते हैं और कितना नहीं ले सकते। दूसरा इन्वेस्टिंग नॉलेज, मतलब कि जो इन्वेस्टर है उसको कितनी नॉलेज ज़रूरत है, और इनविट्स के केस में उसको शायद इंडस्ट्री नॉलेज से कंफर्टेबल होने की ज़रूरत हो सकती है। तीसरा एसेट बिहेवियर, मतलब कि जो रीट या इनविट के पास एसेट्स हैं क्या वो उन्हीं के पास रहते हैं या वापस जा सकते हैं। और चौथा
किस तरह से कमाई होती है, क्या वो कॉन्ट्रैक्टेड रेवेन्यूज़ है, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है, या फिर फ्लक्चुएट कर सकते हैं। इन चारों चीज़ों को, रिटर्न्स पे प्रभाव को हम इवैल्यूएट करेंगे, तभी हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रॉपरली रीट्स एंड इन्वेस्ट्स का ले सकते हैं।